ये अपने दर्शकों को हम बताएं कि अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री थे कालिखो पुल। और मुझे याद है कि जिस दिन उनकी मृत्यु हुई है उसके 2 4 5 दिन पहले संयोग बस मैं अरुणाचल भवन में था और मेरी मुलाकात हुई। बस वेरी डिसेंट का है। मैं हैरान नहीं हूं कि ठीक है, ये व्यक्ति वो कैसे। नहीं आराम से। मैंने वो मैं सब उस डिटेल बाद में विषय, पहले। हाँ पहले मुद्दे पे हाँ आइए। हाँ, मुद्दे पे आइए चलिए। 15.2 हाँ अरुणाचल राज्य में हुए पीडीएस घोटाले केस को राज्य सरकार में ने गलत बताया, एफसीआई ने गलत बताया और केंद्र सरकार ने भी गलत बताया। फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने आरोपियों को खुला छोड़कर उनका पूरा पेमेंट करने का आदेश दे दिया, जिससे राज्य का विकास कोष खाली हो गया। चीफ जस्टिस अल्तमस कबीर 36 करोड़ रुपए की घूस लेकर गलत फैसला दिया था, जिसे उन्होंने अपने बेटे के जरिए समझौता किया था, जबकि वह फैसला गलत था। चीफ जस्टिस अल्तमस कबीर अपने फैसलों से पहले भी विवादों में रहे हैं। ये चलो सारी ठीक है। बातें जो लिखी जा रही हैं ये आज अरुणाचल एक प्रदेश। एक हाँ, आगे आगे पैरा 15.20। आगे बढ़ाना। आगे आगे चला गया। अच्छा 15.20, हाँ आगे आगे बढ़ाओ। हाँ, उन्होंने फैसला मेरे हक में देने के लिए मुझसे और मेरे करीबियों से कई बार संपर्क किया। उन्होंने मुझसे 86 करोड़ रुपए की घूस मांगी। ये अल्तमस कबीर के बारे में कह रहे हैं क्या? हाँ तो नहीं पहले 15.19 पढ़ो, 15.19 पढ़ो पहले। उन्होंने 15 पॉइंट उन्होंने मुझसे उन्होंने मुझसे नहीं छियासी नहीं करोड़ रुपए नहीं नहीं 15.19 सुप्रीम कोर्ट से। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट से ऐसा फैसला मिलने पर मेरा न्यायालय से विश्वास ही उठ गया है। मुझे दुख तो इस बात की है कि अरुणाचल राज्य के विधायक तो बिके हुए हैं और बिकते हैं, कांग्रेस भी बिकी हुई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जज भी बिके हुए होंगे। मैंने ऐसा नहीं सोचा था। आगे लिख रहे हैं, आगे। हाँ उन्होंने फैसला मेरे हक में देने के लिए मुझसे और मेरे करीबियों से कई बार संपर्क किया। उन्होंने मुझसे 86 करोड़ रुपए की घूस मांगी थी, जबकि मैं एक आम और गरीब आदमी हूं। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं जिससे मैं सुप्रीम कोर्ट के जज और उसके फैसले को खरीद नहीं सकता था और ना ही खरीदना चाहता हूं। आगे आगे। आगे, हाँ आगे बढ़ाना। एक मिनट जरा प्रवीण आगे बढ़ाइए। नहीं नहीं उतना आगे नहीं, 15.21, 15.21। 21, क्योंकि मुख्यमंत्री की जो कुर्सी है वह जनता की सेवा और सुरक्षा के लिए है, जिसको मैं खरीद कर हासिल नहीं करना चाहता हूं। इसीलिए मैं कोर्ट में दोबारा नहीं गया और ना ही दोबारा अर्जी डाली। वीरेंद्र कहर, जस्टिस कहर के छोटे बेटे ने मेरे आदमियों से संपर्क कर मुझसे 49 करोड़ रुपए मांगे। ये जस्टिस कहर खैर हैं, इसी जस्टिस खैर सीबीआई के से। ऊपर सहारा केस में भी आरोप लगा था। इनके हाँ बेटे का भी स्टिंग वहां के किसी ने करने की बात की थी। अब आगे हाँ 15.24 में है कपिल सिब्बल श्रीमान। आ गए। सुप्रीम हाँ कोर्ट हाँ में इनकी अपनी हाँ। लॉबी है, कपिल सिब्बल की। हर वकील हर जज इन्हीं के इशारे पर घूस लेकर झूठे फैसले करते और नाचते हैं। कपिल सिब्बल ने चार्टर्ड प्लेन में गुवाहाटी आकर आधे आधा घंटे घंटा। में ही कोर्ट से कीप इन एबियंस ऑर्डर लिया था, जबकि पहले कोर्ट ने इस केस को टर्न डाउन कर दिया था। इस पर मैं प्रशांत तिवारी के साथ कपिल सिब्बल से 4 बार मिला। मैंने सिब्बल जी को नवाम तुकी की सारी हकीकत बताई।
जब मैं कपिल सिब्बल से उनके घर पर पते 1 जोरबाग मेट्रो स्टेशन के पास अरबिंदो मार्ग दिल्ली में मिला, तब उन्होंने मुझसे 9 करोड़ की मांग की थी और उन्होंने एडवांस 4 करोड़ रुपए की मांग की। यह बात तय होने के बाद उन्होंने गुवाहाटी हाई कोर्ट में रेगुलर हियरिंग में जाना छोड़ दिया। तय नहीं होने के बाद उन्होंने गुवाहाटी हाई कोर्ट में, अच्छा, तय होने के बाद जाना छोड़ दिया। ये तय हुई कि हम 9 करोड़ रुपए देंगे, पहला किस्त 4 करोड़ देंगे। हाँ, तो 4 करोड़ ले लिया, 9 करोड़ पूरा ले लिया, जो भी हुआ, ऐसा उनका कहना है कि उसके बाद में कपिल सिब्बल ने कहा कि ठीक है, अब तुम्हारे खिलाफ मैं नहीं आऊंगा आर्गुमेंट में, मैं मेरे क्लाइंट को छोड़ दूंगा, आपने मुझे 9 करोड़ दे दिया। आगे सुनिए, पहले मैं एक बात मैं एक बात क्लियर करता हूं, सुनिए। कलिखो, ये सुसाइड नोट है, तो ये जो नोट होता है ना, तो सुसाइड नोट कौन है ये बता दें दर्शकों को। कालिखो पुल अरुणाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनका ये कांग्रेस के मुख्यमंत्री, इनकी पार्टी के मुख्यमंत्री थे। नवाब तुकी भी उन्हीं की पार्टी के थे, जिनके खिलाफ ये लड़ाई लड़ रहे थे। नवाब तुकी को हटा करके इनको मुख्यमंत्री बनाया गया था, और फिर नवाब तुकी ने जो बैग पहुंचाना शुरू किया है, जो भी है, फिर इसने भी इनको भी ये कहा कि भाई तुम भी पैसा दो। मतलब कांग्रेस पार्टी तहसीली पार्टी बन गई थी, वहां पर पैसे तहसील रही थी, और उनके सारे ये जो लोग हैं, वे सारे तहसील रहे। ये उनका सुसाइड नोट है जी। हो गया। अभी दूसरी चीज, पहले मैं एक बात क्लियर करता हूं। इसको अभी अपना स्क्रीन ले लीजिए, इसको हटा दीजिए, अपना फुल स्क्रीन कर लीजिए। यस। तो अभी एक मिनट, हाँ, एक बात अभी मैं क्लियर करता हूं। देखिए, इनका अनुभव ये पहले के जज के समय रहा होगा, लेकिन एक बात सारा देश जानता है, दिखता है आंखों के सामने, हमारे माननीय सीजे सूर्यकांत जी के समय में ये कपिल सिब्बल, मनु सिंह भी उनकी दाल नहीं गलती है, ये इनकी दुकानदारी नहीं चल रही है अभी, ये बात साफ है। एनसीईआरटी वाले में गल गई ना। नहीं, सुनो, मैं करप्शन की बात कर रहा हूं। वो एक बात अलग है, इंस्टीट्यूशन के लिए सूर्यकांत जी को लगा कि इंस्टीट्यूशन का नाम बदनाम हो रहा है, ठीक है, हाँ, तो वो एक अलग चीज है वो यार, हाँ। बट ये जो पहले होता था कि कुछ भी आकर आर्गुमेंट कर स्टे ले जाते थे, जस्टिस चंद्रचूड़ के जमाने में वो स्टे ले लेते थे, गलत है, सही है, जो भी है, और वो इसमें गलत ऑर्डर इसका हो गया, महाराष्ट्र गवर्नमेंट के इसमें घुमा फिरा के एकदम बोगस ऑर्डर। तो वैसे काम नहीं हो रहे अभी इनके। अभी सूर्यकांत जी ने सारे जो डिसऑनेस्ट सीनियर वकीलों की दुकानदारी बंद कर दी। उन्होंने क्लियर कहा, तुम सीनियर होगे, तुम मेंशन करोगे, तुम्हारा मैटर लगेगा नहीं। एज ए रूल जिसका अर्जी फाइल हुआ 3 दिन में, हफ्ते भर में मैटर बोर्ड पे आ जाएगा। तो ये जो अमीरों के मैटर लगने के, कपिल सिब्बल के मैटर लगने के, गरीबों के, जूनियर वकील के नहीं लगने के, वो डिस्क्रिमिनेशन खत्म होगा। तो ये जो था कलिखो पुल जी का अनुभव जो उनके इसमें लिखा है, वो थोड़ा सा अभी आज के डेट में स्थिति सुधरी है, पर ठीक है। लेकिन आते हैं मेन मुद्दे पे। मेन मुद्दा क्या है? देश का दुर्भाग्य देखिए आप, कॉमन मैन आरोप करता है तो उसकी आवाज कहां जाती कुछ समझ में नहीं आता। बल्कि हमारा संविधान क्या कहता है? आर्टिकल 14, इक्वलिटी ऑफ बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। किसी के भी साथ में अन्याय हुआ उसको वही ट्रीटमेंट मिलेगी। अंबानी के साथ में जो उसको आप फैसिलिटी दोगे लॉ में, सेम फैसिलिटी आपको एक गरीब रिक्शा चलाने वाला भी है उसको भी देना पड़ेगा, एक भिखारी रास्ते के बाहर पड़ा है उसको भी देना पड़ेगा आपको। तो आपको लॉ में भेदभाव नहीं करते आएगा, सेम ट्रीटमेंट सबको देना पड़ेगा। अब यहां पर कॉमन मैन ने अगर जज के करप्शन के बारे में बोल दिया, उसके ऊपर तो टूट पड़ जाते। सबसे पहले कौन टूट पड़ते? भ्रष्ट जजों के दलाल, और दूसरे भ्रष्ट जज खुद, और ये उनके चमचे कुछ बार के मेंबर या 1200 से जो भी है, ये इनका फिक्स है। लेकिन कोई बात नहीं, चलते रहता है, वो सारा देश देख रहा है वो। लेकिन यहां पर लेवल देखो आप,
कॉमन मैन तो छोड़ दीजिए, रिटर्न कंप्लेंट छोड़ दीजिए, देश के एक स्टेट का मुख्यमंत्री वो सिंपल कंप्लेंट नहीं करता है, वो सुसाइड नोट लिखता है और सुसाइड करता है। उसके बाद में देखिए अपने लॉ में प्रोविजन है कि जब तक वो डिस्प्रूव नहीं होती सुसाइड नोट ये सही मानी जाएंगी, क्योंकि मरने वाला आदमी कोई झूठ नहीं बोलता, ये लॉ है इंडिया का। आप मुझे इतना बताइए, कोई भी एक गरीब आदमी के खिलाफ कोई सुसाइड नोट लिखकर मर गया, क्या करते, प्रोसीजर क्या है अपने यहां पर देश में? एफआईआर रजिस्टर होता है, तुरंत पुलिस अरेस्ट करने पहुंच जाती है। अब ये मैटर में इतने क्लियर तरीके से एक सीएम सुसाइड नोट लिखता है, आज तक एफआईआर नहीं हुई उसमें। ये इस देश का दुर्भाग्य है। तो कैसा है, मैं आपको ना इसको और दो लाइन में क्लियर करता हूं। देखिए कल वो एक दिल्ली कोर्ट में एडवोकेट नीरजा ग्रोवर करके जूनियर लेडी है, बहुत अच्छा काम किया उसने। उसके इसके लिए घूस मांगी जमानत के लिए, तो बोला गरीब मेरा क्लाइंट कहां से देंगे, हम वकील किस लिए, फिर अगर उसको न्याय नहीं दिला सके तो सीबीआई को कंप्लेंट करवाई, जज के रीडर को अरेस्ट करवा दी। एक्चुअली फिर जज पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, उसकी मर्जी के बगैर थोड़ी मांगा होगा उसने। तो ये एक हो गया। तो अभी क्या है, यहां पर सुसाइड नोट होने के बाद में भी अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। तो इसका नाम जो ये है, सुप्रीम कोर्ट ने संविधान पीठ में, अच्छा सबसे बड़ा जोक, उस समय आरोपी जज के वकील खुद कपिल सिब्बल थे। 1991 में के वीरास्वामी में मद्रास हाईकोर्ट के जज के ऊपर, जो चीफ जस्टिस थे मद्रास हाईकोर्ट के, उनके ऊपर करप्शन के चार्ज लगे, तो उसके ऊपर उनको बचाने के लिए आ गए कपिल सिब्बल और बोलने लगे नहीं, जज के ऊपर कोई क्रिमिनल केस नहीं हो सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन बेंच वाला कैसा नहीं हो सकता है बोले कैसा नहीं हो सकता है? उन्होंने कहा भारतीय संविधान पढ़ लो, सिर्फ दो लोगों के खिलाफ केस नहीं हो सकता है जब वो पोस्ट पे, एक है माननीय राष्ट्रपति, दूसरा है कैग। तो कैग और राष्ट्रपति के अलावा ना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ना कोई इस देश में कोई भी क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन से सुरक्षित नहीं है। क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन होगा और सिर्फ सैंक्शन टू प्रोसिक्यूट कब लगेगा, जब प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का केस रहेगा। बाकी सारे मामले में एक आम आरोपी के जज के ऊपर प्रोसिक्यूशन, और उनको जब इंसल्ट किया कपिल सिब्बल को ऑर्डर में, जज और आम आदमी इक्वल है ऑर्डर में, ये सुप्रीम कोर्ट ने खुद लिखा जजमेंट में, हो गया। उसके बाद में ये आगे वर्ड क्या लिखा मालूम है? बोले कपिल सिब्बल का कहना है कि जिसने, जो एजेंट है जज का, सिर्फ उसके ऊपर कार्रवाई कर देने की, मतलब इनकी बात अगर मान ले तो एजेंट पे कार्रवाई कर देने की, लेकिन जो जज है, जो मेन बेनिफिशियरी है, जिसने मेन पैसा लिया, उसको छोड़ देने का, ये किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में ऐसी सिचुएशन को हम परमिशन नहीं देंगे। तो सुप्रीम कोर्ट के अच्छे जजों ने बहुत सुंदर तरीके से इसमें एक्सप्लेन कर दिया लॉ, सिर्फ उसमें एक राइडर ऐड कर। नहीं, एक में मैं ये जानना चाहता हूं, हाँ। नई दिल्ली का इलाका है, बड़ा ही खूबसूरत लुटियन जोन का इलाका है, जिसमें बहुत नामी नामी क्लब है, जिम खाना क्लब है, आईआईसी है, हैबिटेट है। इन सारे क्लबों में श्रीमान बड़े बड़े पत्रकार, लॉयर्स वगैरह, जज वगैरह सब बैठते हैं, नेता वगैरह सब, और उसमें बड़ी साफगोई से ये लोग कॉलर उठा उठा करके बात करते हैं। और इसके इन्फ्लुएंस में जितने इनके चमचे, इडियट ब्यूरोक्रेट्स जो है, इल इन्फॉर्म्ड ब्यूरोक्रेट्स, दलाल ब्यूरोक्रेट्स, वो पूरा माहौल बनाते हैं, माननीय सिब्बल जी, माननीय सिब्बल जी, माननीय ये, माननीय वो। ये खेल चल क्या रहा है नीलेश जी, ये बताइए, ये क्या है? ये दलालों का कोठा बना हुआ है क्या, ये लुटियन जोन?
मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। सुनिए सुनिए, देखिए प्रॉब्लम उधर नहीं है। प्रॉब्लम कैसा है बताता हूं मैं। कॉमन मैन को डराने का प्रयास किया जाता है कि तुम अगर जज के खिलाफ बोलोगे तो तुम्हारे ऊपर कार्रवाई होगी। जज चाहे न्याय बेच दे, जज चाहे देश बेच दे, जज चाहे कोई भी अपराध कर दे, बोलने का नहीं। ये नैरेटिव कौन चलाता है? ये एक भ्रष्ट जज और उनके दलाल वकील। उसमें कपिल सिब्बल भी आ गए, अभिषेक मनु सिंघवी भी आ गए, तो ये जो है ये सिद्धार्थ लूथरा आ गए। तो ऐसे जो डिसऑनेस्ट लोग हैं ना, तो ये लोग ऐसा नैरेटिव चलाते हैं। लेकिन देखो एकदम निगेटिव पिक्चर नहीं देना चाहिए।